हम्म तो आज की क्लास में हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस। बहुत अच्छा टॉपिक है। हमारी पूरी जो फिजिक्स है, जैसे कि ब्लॉक 1 और 2 टोटली इसी के ऊपर डिपेंड है। बहुत बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मीनिंग क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मीनिंग है यहाँ पे कि दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक वैक्यूम और एक सॉलिड्स। तो आजकल जो हमारी दुनिया चल रही है, ज़्यादातर जो डिवाइसेस चल रहे हैं वो सॉलिड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। वैक्यूम का जो है सिस्टम वो था 20th सेंचुरी के शुरू वाले पार्ट में। तो है क्या एक्चुअल में कि वैक्यूम हो या फिर सॉलिड हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रोल्ड मोशन, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। एक बार दोबारा देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का मीनिंग है कंट्रोल्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ कहाँ? या तो वैक्यूम में या फिर सॉलिड में। अब जैसे कि थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया आपको कि वैक्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करते थे जो डिवाइसेस, जिनको हम डायोड, ट्रायोड, पेंटोड ये सब बोलते हैं, और हम लोग अपने इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। ये बात थी लगभग 20th सेंचुरी से पहले वाले हिस्से में, जैसे कि 1902 1905 इस एरिया के आसपास में इन चीज़ों पे काम किया गया था। जो वैक्यूम डायोड भी जो पहली बार बनाया गया था वो 1904 में डेवलप किया गया था। लेकिन 1943-48 के आसपास जब पहली बार ट्रांजिस्टर वगैरह के बारे में जब ज़्यादा पता लगा, जो कि सॉलिड्स के अंदर आता है, तब फिर देखा गया कि वैक्यूम वाले से सॉलिड वाले में क्या है, बहुत कम पैसा खर्च होता है और डिवाइसेस बहुत हैवी हैवी नहीं होते, छोटे छोटे में काम चल जाता है। चलिए, वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर में। तो क्या लिखा है, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन मेरे ख्याल से क्लियर होगी होगी कि इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रोल मोशन को ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, लेकिन जगह बतानी पड़ेगी कहाँ पे, वैक्यूम में या फिर सॉलिड में। तो पहले बात करते हैं वैक्यूम के अंदर। तो इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी दिस कंट्रोल मोशन वाज अचीव्ड इन वैक्यूम ट्यूब्स। जो मैंने अभी आपको बताया, डायोड, ट्रायोड, पेंटोड, ये उनकी बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हैं यूज दीज वैक्यूम ट्यूब्स एंड आर स्टिल बीइंग यूज फॉर हाई पावर। अभी भी यूज होते हैं। कई देशों में बैन भी लगाए, लेकिन फिर भी जब ज़रूरत पड़ती है हाई पावर के केस में या हाई एनर्जी के केस में, तो उनको यूज़ किया जाता है। अब आते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इन द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब वही 1943 के आसपास, क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर की खोज होगी। तो वहाँ देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके अंदर, सॉलिड के अंदर भी। तो जब ये डेवलपमेंट आई, मतलब इन्वेंशन एक तरह से मिली, तो दिस हैज़ गिवन राइज टू अ रैपिड ग्रोथ ऑफ मिनिएचर डिवाइस। मिनिएचर डिवाइस का मतलब है बहुत छोटे छोटे डिवाइस बनाना स्टार्ट हो गए। इससे पहले क्या था कि आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद देखा भी होगा इंटरनेट पे, वैक्यूम ट्यूब वगैरह की मदद से जब कंप्यूटर पहले बनाए जाते थे वो इतने बड़े होते थे। जैसे कि मान लीजिए अपना पार्लियामेंट, तो उन कंप्यूटर्स को रखने के लिए उन पार्लियामेंट जैसी बिल्डिंग्स चाहिए। पार्लियामेंट जैसी बिल्डिंग मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए, तब जाके वो एक कंप्यूटर बनता था। क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब्स ही अपने आप में काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, इनसे फिर बना के कंप्यूटर बनाना वो और भी जगह लेता था। तो जब 20th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ मिडिल में कि इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रोल मोशन कहाँ और देखी गई, सॉलिड के अंदर। तो उसकी वजह से जो मिनिएचर डिवाइसेस हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट है, मतलब छोटे छोटे डिवाइसेस के अंदर सर्किट्स वगैरह को देखा गया, तो बहुत रैपिड ग्रोथ हुई उनकी। किसकी वजह से? जब सॉलिड्स के अंदर हमें मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल करने को मिल गया। तो इससे हुआ क्या आखिरकार कि इट हैज़ बीन पॉसिबल टू अचीव द डिवाइसेस एट लो कॉस्ट। बहुत कॉस्ट उनकी लो हो गई, which has made it possible to get computers in the size of television। तो उनके जो कंप्यूटर्स थे वो इतने साइज के छोटे हो गए जैसे कि टेलीविज़न। जब ऐसा नहीं था, मतलब 20th सेंचुरी की मिडिल से जब सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल नहीं किया जाता था, यानी वैक्यूम के ज़माने में, तो वहाँ पे वाइल द ट्यूब्स जो थे, पहले जो ट्यूब्स से मदद से जो कंप्यूटर बनाए जाते थे, इट वुड हैव बीन टेकन एंटायर बिल्डिंग ऑफ द साइज ऑफ पार्लियामेंट। इतना बड़ा फ़र्क था। तो दीज डिवाइसेस आर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर। तो जो ये सेमीकंडक्टर है, यही सॉलिड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सॉलिड्स। तो बेसिक सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं पहले तो देख लेते हैं क्या है, फिर इनमें से कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, फिर कैसे होल क्रिएट होते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत आगे है वो टॉपिक। तो अब आगे देखते हैं सबसे पहले कि सेमीकंडक्टर मटेरियल होते क्या हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही हम लोग डिवाइसेस बनाते हैं। और जैसे वैक्यूम ट्यूब हो गई, ये क्या होती हैं, तो इनके कुछ बेसिक फीचर वगैरह देखते हैं।
तो अभी तक आपने जैसे कि 10th क्लास तक या 9th 10th में आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो ये उसके बीच की चीज़ है। सेमी कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन गुड इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनका एनर्जी गैप, यानी कि अब एनर्जी गैप क्या होता है, वैसे 12th की फिजिक्स थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर उनका एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का है तो वो इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और गुड मेटल्स, सबसे अच्छे मेटल आपने पढ़े ही होंगे, कॉपर और एल्यूमिनियम वगैरह, ये सब मेटल्स की कैटेगरी में, गुड मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। और अच्छे इंसुलेटर कौन से आ गए, जिनका एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, ऐसे मटेरियल जो गुड इंसुलेटर और गुड मेटल्स के बीच में आती है उनकी कंडक्टिविटी। अच्छा, ऐसा क्या होता है इसके अंदर, तो इनके अंदर क्या है कि जब कोई भी नॉर्मल कंडीशन पर रखे गए हैं तो वो इंसुलेटर का बिहेव करते हैं। लेकिन जब उनमें कुछ स्पेशल कंडीशन, जैसे कि थर्मल वगैरह आगे देखेंगे हम लोग, हीट वगैरह दी जाती है, कोई एक फोटोन किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का दिया जाता है, तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वजह से वो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मेटल में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, एक्चुअल में मेटल की तरह कंडक्टिविटी दिखाने लग जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। कि नॉर्मल कंडीशन में वो इंसुलेटर है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में उसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से कंडक्शन शुरू हो जाता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर। द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीज। अब जैसे कि कंडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होती है, मैंने आपको ये तो आइडिया दे दिया कि सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, कि एक पर्टिकुलर फोटोन, जैसे मैंने आपको बात की, तो उनकी कंडक्टिविटी फिर और कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने से कंडक्टर तो बन गए, तो उनको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो लिखा है कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, टेम्परेचर बढ़ाते रहने से क्या होगा, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, या एक तरह से इतनी एनर्जी आ जाएगी, कि वो इस एनर्जी गैप को, क्योंकि वो पहले क्या है, इंसुलेटर है, तो उनके अंदर एनर्जी गैप, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी उनके पास जब आ जाएगी, तो वहाँ से वो बैलेंस सेल में चले जाएंगे। और बैलेंस सेल में जाने का मतलब है कि पूरे मेटल में वो कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियली होता है। एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है, जैसे कि आपको मैं बताऊं, अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से, कि सपोज y इज इक्वल टू, मैंने यहाँ लिखा e⁻x। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर आप चाहें तो ड्रॉ करके देख सकते हैं, कि अगर मैं x की जगह पहले मैंने जैसे सपोज 0 वैल्यू पुट की, तो y की वैल्यू 1 आ रही है। फिर x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू e आ रही है, और e का मतलब होता है कि 2.7 से बड़ी वैल्यू और 3 से छोटी। लेकिन जब मैं x की जगह 2 पुट करूँगा, फिर 3 पुट करूँगा, तो इसका जो वैल्यूज़ होंगी ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। बहुत तेज़ी से बढ़ने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैंने सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखा, तो यहाँ x को 0 पुट किया तो y1, x को 1 पुट किया तो y2, x को 2 पुट किया तो y3, x को 3 पुट किया तो y4। मतलब नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, लीनियर बिहेवियर इसको बोल सकते हैं। लेकिन जब e की पावर x में, क्योंकि ये एक कैलकुलेटर होता तो मैं अभी बता पाता कि 0 पुट करने पे क्या आंसर है, मतलब 1 ही है। 1 पुट करने पे ई आंसर है। ई का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जो 2 और 3 के बीच में लाई करती है, 2.7 से बढ़िया से। 2 पुट करने पे ई स्क्वायर है, लेकिन आप कैलकुलेटर में पुट करके देखेंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। 3 पुट करने पे e⁻3, तो ये और भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। तो हो क्या रहा है कि ये वैल्यू बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। तो जब कहीं भी कोई वैल्यू बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड एक तरह से, तो हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियली। तो आप जैसे कि मैथमेटिकली अगर जैसे हम कोई ड्राइव कर रहे होते हैं, डेरिवेशन कर रहे होते हैं, उसमें अगर फंक्शन ई की पावर एक्स में आता है, तो कोई बात नहीं, तो वहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ यहाँ जब कोई मैथमेटिकल हमारे पास फॉर्मूला भी नहीं है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो ये वर्ड यूज़ किया जाता है एक्सपोनेंशियली, कि जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। बहुत तेज़ी से बढ़ेगी मतलब एक्सपोनेंशियली स्पीड से तेज होगी। अब आगे देखते हैं, तो ऐसे ये सेमीकंडक्टर हैं कौन कौन से। तो 12th क्लास में पढ़ा होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ऐसे बहुत सारे। अब लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी है 12th क्लास से। वो क्या क्या है, जैसे आपने 12th में सिर्फ ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये तो हो गए एलिमेंटल, मतलब एलिमेंटल कंपाउंड हो गई, एक तरह एलिमेंटल है मतलब सेमीकंडक्टर। तो अब आएगा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर के अंदर आ जाता है गैलियम आर्सेनाइड, जिसको हम GaAs से रिप्रेजेंट करते हैं।
टिन ऑक्साइड यानी SnO2, ये सब किसका काम करते हैं? सेमीकंडक्टर्स का। और वो भी किसका? प्योर सेमीकंडक्टर्स का। इनके अंदर अगर हम टेम्परेचर रेज करते जाएं तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तीसरा आता है यत्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, इसको YbACuO से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये दोनों किस में हैं? एक तरह से एलिमेंटल। ये दोनों कैसे हैं? गैलियम आर्सेनिक और ये एक तरह से कंपाउंडल में। और ये वाला जो आएगा वो भी मैं बताऊंगा, इनका अलग नाम से पूछा था। ये ऑक्साइड, हाँ याद आया, ऑक्साइड से। गैलियम आर्सेनिक जो है वो है कंपाउंड के अंदर, लेकिन जो टिन ऑक्साइड हो गया जिसमें O2, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, उनको हम ऑक्साइड्स सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो तीन चीज़ें अलग अलग से पूछी जा सकती हैं कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बताइए, कंपाउंड सेमीकंडक्टर बताइए, और ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बताइए। तो ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के अंदर है SnO2 और एक ये यत्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। तो अभी क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में इसका भी। तो पहले तो इस पेज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि साथ साथ आपको याद होता जाए। तो हमने यहाँ देखा था सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअल में है क्या, कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज द कंट्रोल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ कहाँ? वैक्यूम और सॉलिड के अंदर। वैक्यूम के अंदर जब पहली बार इन्वेंशन की गई होगी या जिस साइंटिस्ट को मिली होगी, वो 20th सेंचुरी के पहले वाला पार्ट है, 1903 1905 के आसपास, 1905 के आसपास। तो उस टाइम पे इसके जो डिवाइसेस वगैरह बनाए जाते थे बहुत बड़े बड़े होते थे, और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए हमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है फॉर हाई पावर के लिए। फिर क्या हुआ? ट्रांजिस्टर की खोज हुई लगभग 1943-48 के आसपास में, इन द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी। तो वहाँ देखा गया कि इलेक्ट्रॉन की मोशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसके अंदर? सॉलिड्स के अंदर भी। तो इस वजह से क्या हुआ? बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई मिनिएचर डिवाइसेस, छोटे छोटे डिवाइसेस में। और इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एक ही सर्किट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जोड़ देना, जैसे रेजिस्टेंस भी जुड़ा है, कैपेसिटर भी जुड़ा है, सेमीकंडक्टर भी जुड़े हैं। जैसे आपने टेलीविज़न की प्लेट्स देखी होंगी आपने, आईसी जुड़ा हुआ है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसकी वजह से मतलब ट्रांजिस्टर की या सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की कंट्रोल मोशन को जब देखा गया, तो ये चीज़ें बहुत हाई रेट से बढ़ी, मतलब रैपिड ग्रोथ हुई उसकी। फिर इसकी वजह से और एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि जो कंप्यूटर्स पहले बनाए जाते थे वो तकरीबन बहुत बड़े होते थे साइज़ में, और जब इनकी वजह से आए तो उनका साइज़ लगभग टेलीविज़न के आकार का हो गया था। और ये डिवाइसेस किससे बनते हैं? ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर से। तो अब बात आती है सेमीकंडक्टर क्या है। तो सेमीकंडक्टर्स वो हैं जो गुड इंसुलेटर और गुड मेटल्स के बीच में आते हैं। फिर है कि इनकी कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? मेनली तो टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर अगर हम रेज करते जाएंगे तो इनकी कंडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। अब तीन टाइप के मैंने बताए हैं आपको सेमीकंडक्टर। पहला एलिमेंटल, दूसरा कंपाउंड, और तीसरा ऑक्साइड्स। अब आगे आते हैं कि सेमीकंडक्टर की और क्या प्रॉपर्टी है। तो एक तो हमने अभी ऊपर देख लिया कि टेम्परेचर बढ़ने से हम उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं एक्सपोनेंशियली, वो भी। लेकिन क्या कोई और भी तरीका है जिससे हम कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं उसकी? तो वो है डोपिंग। तो इम्प्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, ये चीज़ भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। अभी सिर्फ एक तरह से इंट्रोडक्शन ही पार्ट चल रहा है, 12th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा वो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर की क्या है कि उनकी जो कंडक्टिविटी है इज दैट देयर कंडक्टिविटी कैन बी ग्रेटली इंक्रीज। अब देखो यहाँ वर्ड हुआ है ग्रेटली इंक्रीज, यहाँ एक्सपोनेंशियली यूज नहीं हुआ है। ग्रेटली इंक्रीज का मतलब है कि ठीक है, मतलब बढ़ती है ऐसे, लेकिन एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत तेजी से। तो ऐसा याद समझ के रखना है आपको। तो डोपिंग से भी क्या है, कंडक्टिविटी बढ़ती है लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितना टेम्परेचर के हिसाब से मैंने बताया। तो इज दैट देयर कंडक्टिविटी कैन बी ग्रेटली इंक्रीज बाई एडिंग इम्प्योरिटी और चेंजिंग ऑक्सीजन सोशियोमेट्री इन ऑक्साइड्स। अब यहाँ तक तो लाइन आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में भी कि हम इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ा सकते हैं इम्प्योरिटी को ऐड करके, इसी को हम डोपिंग बोलते हैं एक्चुअल में। लेकिन ये एक्स्ट्रा लाइन है कि चेंजिंग ऑक्सीजन सोशियोमेट्री इन ऑक्साइड्स, ये लो हम बाद में पढ़ेंगे, आप इसको बस इतना समझ सकते हैं कि ये जो ऑक्साइड्स अभी मैंने बताए थे ये वाला, तो इसमें ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर को और उसके इलेक्ट्रॉन्स को कम ज़्यादा करके हम क्या कर सकते हैं, उनको उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, और इनकी देखो फ़ायदा क्या है। तो जो ऑक्साइड्स हो गए जिनका मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन सोशियोमेट्री करके ऑक्साइड्स के अंदर हम उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो इनसे डिवाइस कौन से बनते हैं? तो इनसे वो डिवाइस बनते हैं जैसे कि जो ट्रांसपेरेंट जैसे दिखते हैं।
द टिन ऑक्साइड जैसे सबसे पहले हो गया, विद ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कैन शो मेटेलिक कंडक्टिविटी, तो दिखाएगा ही दिखाएगा, और कैसे रहते हुए, ट्रांसपेरेंट रहते हुए। सच कंडीशन कंडक्टिंग ऑक्साइड्स को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कंडक्टर्स। अब आते हैं कि ऑक्सीजन, मैंने आपको ये यहाँ थर्ड पॉइंट में ही बता दिया है, इम्प्योरिटी ऐड करके हम उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा क्या है, जो ऑक्साइड्स हैं उसमें ऑक्सीजन के वो चेंज करके, तो ज़्यादातर जो हमारे सिलेबस में है वो डेफिशिएंट करके है, तो टिन ऑक्साइड है, इसमें भी ऑक्सीजन को डेफिसिट करके बनाया जाता है। और जो हमारा ये वाला ये त्रियम वेरियम कॉपर ऑक्साइड, इसमें भी हम ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को ला के, अब देखो खास चीज़ इसमें क्या है, आप लोगों ने नाम तो बहुत सुना होगा, सुपर कंप्यूटर वगैरह इस तरह के वर्ड सुनते रहते होंगे रियल, मतलब न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी। तो जो SnO2 है, टिन ऑक्साइड, इससे तो बनता है ट्रांसपेरेंट कंडक्टर, लेकिन जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो बनते हैं इसी की वजह से। तो उसमें अगर हम ऑक्सीजन डेफिशिएंट को रखा जाए तो इसी मतलब ऑक्साइड को हम बना देते हैं, सो मतलब वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो सच ऑक्साइड सुपर कंडक्टर जो होते हैं have its transition temperature much higher than metallic superconductors and are known as high TC superconductors। तो ये आपको याद रखना है, मतलब सिंपल नॉलेज के लिए है, एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है। तो हम लोग नॉर्मली इस चैप्टर में जो टॉपिक्स होंगे वो कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, डोपिंग क्या है, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर क्या है, डायोड्स क्या हैं, ट्रांजिस्टर क्या हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो मॉसफेट बोलते हैं, इसको फैट बोलते हैं, फिर रेक्टिफायर, डिटेक्टर, एम्पलीफायर, और फिर इनकी एप्लीकेशंस के हिसाब से। तो आज की क्लास में इतना ही है, इंट्रोडक्शन पार्ट था सिर्फ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट करेंगे, फिर वैक्यूम ट्यूब के अंदर बहुत सारे आएंगे कि डायोड, ट्रायोड, पेंटोड, ये सारा। और उसके बाद हम लोग जाएंगे सेमीकंडक्टर यानी सॉलिड्स के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया था, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है, एक वैक्यूम और एक सॉलिड, और मेनली हमारा डिस्कशन होगा सॉलिड्स के ऊपर। तो और बीच बीच में जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। तो ये इन टॉपिक में से देखा जाए तो आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, फैट या मॉसफेट के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं, इनके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं।